अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 और इस एक वीडियो लेक्चर में चैप्टर 10 के तमाम टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आपको ओवरव्यू भी दूंगा ताकि आपके लिए याद करने में आसानी हो। तो चलें पहले टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला टॉपिक है अपटेक ऑफ वाटर और उसके जो पाथवेज हैं। एक्चुअल में जो टॉपिक है वो पाथवेज का है कि वाटर किस तरह से जब रूट हेयर्स में दाखिल होता है, सॉइल से जब रूट में इंटर होता है तो वहाँ से रूट के जाइलम तक वाटर कैसे पहुँचता है। इसके तीन तरीके हैं, तीन पाथवेज हैं और इस टॉपिक को आपने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से या ये जो पाथवेज हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस नहीं है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। इंट्रोडक्शन में पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो वाटर का पाथवे देखना है, यानी वाटर किन स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। उन स्ट्रक्चर्स को तरतीब से याद रखना है। ये एक दो बार एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका और बोर्ड में भी आने के चांसेस हो सकते हैं इसके। तो सॉइल से वाटर इंटर होता है रूट हेयर्स में और रूट हेयर्स के बाद रूट के एपिडर्मल सेल्स, वहाँ से कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और अल्टीमेटली जाइलम वेसल। अब सॉइल से जाइलम वेसल तक जो वाटर का पहुंचना है, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को जो वाटर को क्रॉस करना है, इसके लिए वाटर के पास जो है वो तीन पाथवेज हैं, तीन तरीके हैं यूँ समझ लें जिनको वाटर जो है वो फॉलो करता है। ये नहीं समझिएगा कहीं कोई मेथड है या कहीं कोई जनरली किसी भी प्लांट के अंदर जो वाटर है वो तीनों पाथवेज को ही फॉलो कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। कोई एक पाथवे कम तो कहीं एक पाथवे ज़्यादा, लेकिन तीनों पाथवेज ही फॉलो होते हैं। तो पहले ये वो चीज़ होगी। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों पाथवेज के नेम्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। एमसीक्यूज शॉर्ट जैसे मैंने कहा यहाँ से आने हैं, तो आपका नाम पता होने चाहिए। एपोप्लास्ट एक है, दूसरा सिम्प्लास्ट और तीसरा वैक्यूलर प्लास्ट। इसके बाद आपने जो एक और काम करना है वो तीनों को डिफाइन कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि एपोप्लास्ट में वाटर कहाँ से कहाँ, सिम में कहाँ से कहाँ, वैक्यूलर कहाँ से कहाँ कैसे मूव कर रहा है। तो पहला जो पाथवे है एपोप्लास्ट, उसका जिक्र करें। एपोप्लास्ट में वाटर मूव करता है स्टूडेंट सेल वॉल टू सेल वॉल। जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ये की लाइन है, यही आपको याद रखनी है। ये एपोप्लास्ट में वाटर मूव कर रहा है सेल वॉल टू सेल वॉल। इसी बात को कहने का दूसरा अंदाज ये है कि एपोप्लास्ट जो एडजेसेंट सेल्स हैं प्लांट के, उनकी सेल वॉल्स का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल्स वॉल। एक सेल की सेल वॉल, साथ दूसरा सेल उसकी सेल वॉल, तीसरा सेल उसकी सेल वॉल, यूँ तमाम जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स जो हैं वो एक सिस्टम बनाती हैं। तो जो वाटर है वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है, यानी वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करता, सेल के अंदर दाखिल ही नहीं होता, सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता जा रहा है। लेकिन बात इतनी सादा भी नहीं है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने इसमें याद रखनी है एपोप्लास्ट में, वो ये कि इसकी जो नेचर है वो डिसकंटिन्यूस है। अब सेल वॉल टू सेल वॉल वाटर मूव करता जा रहा है, लेकिन एक जगह के ऊपर जाके इसको रुकावट का सामना करना पड़ता है, वो है एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में जब वाटर पहुंचता है तो यहाँ से वाटर सेल वॉल टू सेल वॉल मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस के आसपास जो है वो कैस्पेरियन स्ट्राइप्स जो है वो मौजूद हैं। कैस्पेरियन स्ट्राइप्स ने जो सेल वॉल का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर रखा है, तो वाटर जो है वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव ही नहीं कर सकता। अब मजबूरन वाटर मॉलिक्यूल्स को एंडोडर्मल सेल्स में दाखिल होना पड़ेगा। एंडोडर्मल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंडोडर्मिस में आना पड़ेगा। पहले वो ऐसा नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे थे। लेकिन एंडोडर्मिस के पास पहुंच के जो कैस्पेरियन स्ट्राइप्स उन्होंने एंडोडर्मिस को चारों तरफ से घेर रखा है, तो जिसकी वजह से सेल टू सेल वॉल वाला जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाता है और मजबूरन वाटर मॉलिक्यूल्स को जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उनमें दाखिल होना पड़ता है। अब कैस्पेरियन स्ट्राइप्स केमिकली याद रखिएगा कि ये सेबैरन और लिग्निन की बनी है। ये एक और एमसीक्यू है। कैस्पेरियन स्ट्राइप्स एक एमसीक्यू, फिर इसकी डिसकंटिन्यूस नेचर वो एक एमसीक्यू, और जो कैस्पेरियन स्ट्राइप्स की कंपोजिशन ये एक और एमसीक्यू। इसकी सिग्निफिकेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको काम दे सकती है। कैस्पेरियन स्ट्राइप्स का होना और एपोप्लास्ट का डिसकंटिन्यूस होने का एडवांटेज क्या है?
इसका एडवांटेज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर को हर सूरत में एंडोडर्मल सेल्स में दाखिल होना पड़ेगा। वाटर जो अपने साथ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स को, मिनरल्स को कैरी करता हुआ ला रहा है, अब उस वाटर और डिजॉल्व सॉल्यूट्स को एंडोडर्मल सेल्स में दाखिल होना पड़ेगा। यानी अब एंडोडर्मिस के पास मौका है कि वो कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके कि कितना सॉल्यूट जो है वो जाइलम में दाखिल होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। तो ये कैस्पेरियन स्ट्राइप्स की प्रेजेंस और इसकी डिसकंटिन्यूस नेचर की एक सिग्निफिकेंस है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काम दे सकती है। फिर है स्टूडेंट्स सिम्प्लास्ट मेथड। अब सिम्प्लास्ट मेथड जो है इसमें ये साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म है। सिम्प्लास्ट मेथड जैसे इसकी डेफिनेशन में क्या है, सिम्प्लास्ट मेथड साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, जो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड है। उसकी वजह क्योंकि सेल वॉल टू सेल वॉल पोर्स हैं, एक सेल और दूसरे सेल की जो सेल वॉल है दरमियान में वहाँ पे सुराख है और पोर्स हैं, जिसकी वजह से जो दोनों सेल्स के या एडजेसेंट सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और वो जो साइटोप्लाज्म की कनेक्टिविटी है, एडजेसेंट सेल्स के जो साइटोप्लाज्म कनेक्टेड हैं उसको हम नाम देते हैं, उन कनेक्टेड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये कनेक्टेड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं एडजेसेंट सेल्स के, और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्यों कर हो पाते हैं, ये साइटोप्लाज्म कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो मैंने बताया कि सेल वॉल्स के दरमियान में जो पोर्स हैं, एक प्लांट की सेल वॉल दूसरे प्लांट की सेल वॉल, यहाँ पे अगर हम उसको शो कर दें तो ये दो, तो सेल वॉल, एक प्लांट की सेल वॉल दूसरे प्लांट की सेल वॉल में बीच में पोर्स हैं। आपने नाइन्थ में भी इनका नाम सुन रखा है। इन पोर्स की वजह से साइटोप्लाज्म जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो नाइन्थ में आपने ये पढ़ा था कि इन्हीं पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जबकि सही जो बात है, असल बात यह है कि इन पोर्स की वजह से जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे कनेक्ट हो गया, जो कनेक्टेड साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रैंड्स हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाएंगे। एक बार वाटर साइटोप्लाज्म में आ गया तो वो वाटर एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म, दूसरे से तीसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करता जाएगा और उसको किसी तरह की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह की वॉल को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें कि वाटर जो है वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं करता। तो आपने याद रखना है कि ये सिम्प्लास्ट है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म है। एक बार साइटोप्लाज्म में वाटर जब साइटोप्लाज्म में आ गया उसके बाद जाइलम तक पहुंचने तक वो किसी तरह की भी जो वॉल्स हैं या मेम्ब्रेन्स हैं उनको क्रॉस नहीं करेगा। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो पाथवे है वो वैक्यूलर पाथवे है। इसके ऊपर कम एमसीक्यू बनता है क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है। तो वैक्यूलर पाथवे वैक्यूल टू वैक्यूल है। एक प्लांट के वैक्यूल में वाटर आया, वहाँ से निकला, दूसरे प्लांट के वैक्यूल में वहाँ से निकला, तीसरे प्लांट के वैक्यूल में, इस तरह वैक्यूल टू वैक्यूल वाटर जो है वो मूव करता जा रहा है, तो उसको वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। अब इसमें एक जो एमसीक्यू बनता है वो ये स्टूडेंट्स के, इसमें जो वैक्यूलर पाथवे है इसका सामना जो है वो सिम्प्लास्ट से भी होता है, एपोप्लास्ट से भी होता है, क्योंकि वैक्यूलर पाथवे में वाटर ने स्टूडेंट्स वैक्यूल के अंदर आना है। तो वैक्यूल में आने के लिए जो वाटर है उसको सेल वॉल को भी क्रॉस करना पड़ेगा और उसको साइटोप्लाज्म से भी गुजरना पड़ेगा। चूँकि वाटर सेल वॉल को भी क्रॉस कर रहा है और साइटोप्लाज्म से गुजर कर वैक्यूल में दाखिल हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि वैक्यूलर पाथवे में जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो उनका सामना सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट से मूव करते हुए वाटर के साथ भी होता है। और एक और चीज़ जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है, यही वो पाथवे है जिसमें जो वाटर है वो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है और उनमें से एक मेम्ब्रेन जो है वो टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट आप में से कुछ को याद होगा, कुछ भूल चुके होंगे। याद रखिएगा, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लांट सेल में तो एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बहरहाल प्लांट सेल में जो लार्ज वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो जारी बात है
वैक्यूल टू वैक्यूल जब वाटर ने मूव करना है तो टोनोप्लास्ट को क्रॉस करेगा। तो एमसीक्यू क्या बनता है कि मैक्सिमम जो मेम्ब्रेन्स क्रॉस करना पड़ती हैं, किस पाथवे में वाटर को मैक्सिमम मेम्ब्रेन्स क्रॉस करना पड़ती हैं, वो वैक्यूलर पाथवे है। और अगर टोनोप्लास्ट का पूछ लिया जाए कि वो कौन सा पाथवे है जिसमें वाटर टोनोप्लास्ट को क्रॉस करता है, तो वो भी वैक्यूलर पाथवे होगा। स्टूडेंट्स, ये तीनों ही पाथवेज, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे, तीनों पाथवेज में ही जो वाटर मूव कर रहा है, वाटर की मूवमेंट में प्लांट को कोई एनर्जी नहीं लगाना पड़ती, पैसिव ये ट्रांसपोर्ट है, पैसिव मूवमेंट है। लेकिन जो ऑस्मोसिस की टर्म है वो आप वैक्यूलर पाथवे के ऊपर लगाओगे, क्योंकि वैक्यूलर पाथवे में ही वाटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना, या अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन का जिक्र नहीं करना तो आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन का जिक्र कर सकते हो। अगर सोल्यूट को आपने रेफरेंस बनाना है तो फिर आप कहते हो कि हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। अगर वाटर को रेफरेंस बनाना है तो फिर आप कहते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना अक्रॉस अ सेमी परमिएबल ऑस्मोसिस है। तो चूँकि वैक्यूलर पाथवे में ही जो वाटर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है, लिहाजा आपसे ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप। तो स्टूडेंट्स, एसेंट ऑफ सैप पिछले 5 सालों में एक बार पास पेपर में आ चुका है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। इसमें एक थ्योरी है जिसको टेक थ्योरी कहते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन में चीज़ जो है वो आती होती है। तो जो एसेंट ऑफ सैप है, पहले आप इसको डिफाइन करोगे और डेफिनेशन आप एमसीक्यू के तौर पे लेके चलो कि जो सैप है क्या, वाटर और उसमें जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं, इनको कलेक्टिवली हम सैप कहते हैं। और इसका जो अपवर्ड मूव करना है, जो वाटर और उसके जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं, एक बार जाइलम में आ गए तो जाइलम से उनका ऊपर जाना, एरियल पार्ट्स में मूव करना, ये एसेंट ऑफ सैप कहलाता है, क्योंकि एसेंट का मतलब है ऊपर की तरफ मूव करना। तो रूट से लीव्स की तरफ वाटर और मिनरल्स का मूव करना, दैट इज एसेंट ऑफ सैप। और इसके लिए पहले वाटर जो है वो रूट जाइलम में या रूट जाइलम सेल्स में इंटर होगा, जो ऊपर वाले टॉपिक में 3 पाथवेज में हमने डिस्कस किया। और एक बार जाइलम में आ गया तो जाइलम से तमाम एरियल पार्ट्स में लीव्स तक पहुंचना। अब इसके लिए जो थ्योरी मौजूद है स्टूडेंट्स, वो टेक थ्योरी है, और यही पास पेपर में एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में आई, और इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही प्रिपेयर करोगे। क्योंकि इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करोगे तो इसमें अगर कोई एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 फैक्टर्स हैं जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट, और जो आप कह लें कि जो सेल सैप है वाटर और उसमें मौजूद मिनरल्स हैं, उनका अपवर्ड मूव होना है, उसके पीछे 4 फैक्टर्स हैं। ट्रांसपायरेशनल पुल है, एडाइजन है, कोहेजन है, टेंशन है। 9th बायोलॉजी में इसी चीज़ को आपने कोहेजन टेंशन थ्योरी के नाम से पढ़ा था, जो आप फर्स्ट ईयर में टेक्ट के नाम से पढ़ रहे हो। अब चारों फैक्टर्स के बारे में एक बात, चारों फैक्टर्स के बारे में एक बात, और वो ये कि डिफाइन करते जाओ बस। ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है, एडाइजन क्या है, कोहेजन क्या है, टेंशन क्या है, डिफाइन कर लिया। उसके बाद दूसरी बात आप ये चेक करो चारों फैक्टर्स के बारे में कि ये चारों फैक्टर्स किस तरह से वाटर की अपवर्ड मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। तो चारों फैक्टर्स से मुताल्लिक ये दो बातें आप तैयार कर लोगे, आपकी ये पूरी थ्योरी जो है वो कवर हो जाएगी। तो ट्रांसपायरेशनल पुल क्या चीज़ है? जब वाटर जो है वो स्पेशली लीव से, वैसे तो किसी भी एरियल पार्ट से वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स लॉस हो तो उसको ट्रांसपायरेशन ही कहेंगे, लेकिन लीव से चूँकि ट्रांसपायरेशन मैक्सिमम होती है इसलिए हम फिर लीव्स को रेफरेंस बनाते हैं। तो लीव से वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलना, दैट इज़ द ट्रांसपायरेशन। और ये जो ट्रांसपायरेशन है ये एक अपवर्ड पुलिंग फोर्स डेवलप करती है जाइलम में, क्योंकि ऊपर से जिस तरह एक ट्रेन होती है ना स्टूडेंट्स, ट्रेन के जो केबल हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, लॉक लगा होता है। तो एक अगर ट्रेन का जो इंजन है वो आगे की तरफ 1 मीटर मूव करता है, तो ट्रेन का हर केबल जो है वो आगे की तरफ 1 मीटर जो है वो मूव करेगा। इसी तरह जाइलम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
वो आपस में कनेक्टेड है, ना सिर्फ आपस में कनेक्टेड है बल्कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम की वॉल्स के साथ भी उन्होंने अपने आप को अट्रैक्ट कर रखा है, अपने आप को होल्ड कर रखा है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो खुद सोचो अगर ऊपर से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जब निकल रहा होगा, उसका लॉस हो रहा होगा, तो वो नीचे से वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ पुल करेगा। इस तरह वो नीचे वाले को पुल करेगा, वो फिर अपने से नीचे वाले को पुल करेगा। इसी तरह तमाम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरी जो चेन है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ये अपवर्ड एक मॉलिक्यूल अपवर्ड ये मूव कर जाएगी, जस्ट लाइक जिस तरह ट्रेन की आपको एनालॉजी आपको समझाई। तो अगर ये ट्रांसपायरेशन ना होती, ऊपर से एक मॉलिक्यूल ना निकलता, तो फिर यहाँ खाली जगह ना बनती, स्पेस ना बनती, और नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स पर ऊपर भी मूव ना करते। अब डायग्राम फिर इकट्ठी नीचे एक साथ देखेंगे, बात आगे बढ़ाते हैं। और एडाइन का फैक्टर है, एडाइन का है, इसको मैंने कहा कि पहले आप डिफाइन कर लो, कि पहली चीज़ है डिफाइन करो, और दूसरी चीज़ है देखो कि किस तरह से ये वाटर के अपटेक में फैक्टर अपना रोल प्ले करता है, वाटर की मूवमेंट में अपना रोल प्ले करता है। तो जो एडाइन है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जाइलम वाल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between water molecules and xylem walls या xylem cells, it is known as हेडाइन। उसकी वजह क्या है? ये जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है वो वाटर और जो जाइलम कैपिलरीज हैं या जाइलम वेसल्स हैं, इसकी वजह क्या, क्यों वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है? वजह, वाटर मॉलिक्यूल आप जानते हैं वो पोलर है, और जो जाइलम वेसल्स हैं उनमें सेलुलोज है, और सेलुलोज भी पोलर है। तो एक पोलर सब्सटेंस दूसरे पोलर सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। यही वजह है कि वाटर मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद द जाइलम वॉल, ये जाइलम वेसल्स, और ये हेल्प करती है वाटर को एक चेन, वाटर का एक जो बैंड है, वाटर का एक जो स्ट्रैंड है पूरे जाइलम पाइप में, तो उसको मेंटेन रखने में ये एडाइन अपना रोल प्ले करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट होल्ड्स वाटर इन द जाइलम, जब ट्रांसपायरेशन नहीं भी हो रही होती उस वक्त भी पानी जो है वो जाइलम पाइप में सीधा खड़ा रहता है। वजह, वाटर जो है वो उसने जाइलम वाल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रखी है, दैट इज द हेडाइन। उसके बाद क्वाइन और टेंशन है। तो स्टूडेंट्स, वाटर मालिक्यूल्स ना सिर्फ अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं जाइलम वाल्स के साथ, बल्कि वाटर मालिक्यूल्स के अपने दरमियान में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है ना। एक वाटर मालिक्यूल दूसरे वाटर मालिक्यूल को भी तो अट्रैक्ट करता है। तो एक वाटर मालिक्यूल की दूसरे वाटर मालिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या आप यूं कह लो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग वाटर मालिक्यूल्स, दैट इज द क्वाइजन या फोर्स ऑफ क्वाइन या क्वेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो वाटर मालिक्यूल के दरमियान में फोर्स है अट्रैक्शन की, वो क्वाइजन कहलाएगी, और वो फोर्स के नतीजे में बॉन्ड्स बन रहे हैं जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। एक वाटर मालिक्यूल और दूसरे वाटर मालिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही का नाम देते हैं ना। तो अगर बात की जाए हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम कहेंगे कि ये टेंशन है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नतीजे में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को क्वाइन का नाम देंगे। अगर ये टेक थ्योरी स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है, तो फिर आपने इसकी पूरी ये नीचे जो फुल डायग्राम है जिसमें एडाइन भी है, क्वाइन भी है, टेंशन भी शो की गई है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये फिर डायग्राम जो है वो मस्ट है। अगर प्रिपेयर नहीं की तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आप प्रिपेयर कर लें। तो फिर मैकेनिज्म क्या है टेक फोर्स का, या ये जो चारों फैक्टर्स जब एक साथ एक्ट कर रहे होते हैं, तो मैकेनिज्म क्या है इन कलेक्टिवली चारों फैक्टर्स के एक साथ काम करने का मैकेनिज्म। तो कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर लिया है, ये वही बातें हैं जो ऊपर हम फैक्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो क्वाइजन प्रोवाइड करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक स्प्रिंग के तौर पे, एक धागे के तौर पे, एक बैंड्स के तौर पे। इसी तरह से जो ट्रांसपायरेशन अगर होती है तो ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट होगी, और वो ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो उस वाटर स्ट्रिंग को, वाटर बैंड को अपवर्ड जो है वो खींचेगी। अगर लीव्स में से एक मॉलिक्यूल जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, तो जाइलम पाइप के अंदर जो पूरा बैंड है, स्ट्रिंग है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो एक मॉलिक्यूल ऊपर जो है वो मूव कर जाएगा।
तो इस तरह जो बल्क फ्लो है वाटर और उसमें मौजूद मिनरल्स का, यानी वो वाटर एक मालिक्यूल की बात नहीं करते, जितना वाटर मूव कर रहा है बल्क में ज़्यादा अमाउंट में रूट से लेके टॉप ऑफ द प्लांट तक, इसके पीछे जो ड्राइविंग एनर्जी मौजूद है वो सोलर एनर्जी। ये चीज़ एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, क्योंकि जो वाटर का मूव करना है अपवर्ड, उसके लिए ट्रांसपायरेशनल पुल चाहिए, और ट्रांसपायरेशनल पुल के लिए एवापोरेशन का होना ज़रूरी है, और एवापोरेशन के लिए सोलर एनर्जी चाहिए। तो इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो एनर्जी ऑफ द सन है, सोलर एनर्जी। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम को मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। अगर पिछले 5 सालों को देखें तो ये टॉपिक भी एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की 2 थ्योरीज हैं, और जब ये पास पेपर में क्वेश्चन आया है तो दोनों थ्योरीज को एक साथ जो है वो पूछा गया है। तो आपने भी ये दोनों थ्योरीज जो है वो प्रिपेयर करनी है। इंट्रो में कुछ बातें हैं एमसीक्यूज के लिए, उनको देख लेते हैं, फिर आगे भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो स्टोमेटा के बारे में ये तो आप पहले ही जानते हैं कि यूजली डे टाइम पे ओपन होते हैं, नाइट टाइम पे क्लोज होते हैं। अब जो स्टोमेटा हैं वो तो ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं। ये ओपनिंग्स बना कौन रहा है? गार्ड सेल्स जो हैं, 2 गार्ड सेल्स के दरमियान में जो एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो वो एक हो तो स्टोमा, अगर ज़्यादा हो प्लूरल इस्तेमाल करें तो स्टोमेटा। अब गार्ड सेल्स के दरमियान में वो स्पेस कैसे क्रिएट हो जाती है? गार्ड सेल्स जब टर्जिड होते हैं तो उनकी जो शेप है वो बीन शेप हो जाती है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो काम कर रहा है तो आपको बीन शेप जो है वो बना के दिखा दूँ। ये एक गार्ड सेल है, जिसके साथ एक और गार्ड सेल जो है वो बीन शेप हम साथ बना लेते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जब गार्ड सेल्स टर्जिड हैं, बीन शेप्ड हैं, तो उनके दरमियान में ये ओपनिंग क्रिएट हो गई, ये एक विंडो, एक पोर क्रिएट हो गया। इसी को हम स्टोमा और प्लूरल हो तो स्टोमेटा का नाम देते हैं। गार्ड स्टोमेटा कब ओपन होंगे या कब क्रिएट होंगे? जब गार्ड सेल्स बीन शेप बनेंगे। गार्ड सेल बीन शेप्ड कब बनेंगे? जब वो टर्जिड होंगे। और गार्ड सेल्स टर्जिड कब होंगे? जब वो हाइपरटोनिक होंगे, जब गार्ड सेल्स में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी और गार्ड सेल्स बहुत ज़्यादा वाटर गेन करेंगे, तभी वो टर्जिड होंगे। अब 2 इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स जिसके ऊपर 2 थ्योरीज जो हैं वो बेस करती हैं, एक ग्लूकोज है और दूसरा पोटाशियम आयंस हैं। तो चूंकि आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है, तो एमसीक्यू यहाँ से अगर आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है ग्लूकोज का या ज़्यादातर पोटाशियम आइंस का पूछा जाता है कि वो कौन सा आइन है जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज़ पोटाशियम आइन। खैर स्टूडेंट्स, जब सेल्स जो हैं गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा जो है वो फुली ओपन होंगे, और गार्ड सेल जब फ्लैसिड्स हैं अपनी बीन शेप उनकी जो है वो लूज कर देंगे और वो ढीले पड़ जाएंगे। फ्लैसिड का मतलब होता है ढीला, लूज इंग्लिश में बोलो तो। गार्ड सेल्स की जो वॉल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और जो उनके दरमियान में पहले स्पेस थी, कैविटी थी, ओपनिंग थी, वो ख़त्म हो जाएगी जब वो फ्लैसिड होंगे। तो जब फ्लैसिड हैं, लूज हैं, ढीले हैं, तो स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि वो ओपनिंग ख़त्म हो गई। अब 2 थ्योरीज हैं, एक है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी कि ग्लूकोज बनता है वो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट होता है, और एक है कि पोटाशियम आइंस इनफ्लक्स ईफ्लक्स। इनफ्लक्स होता है पोटाशियम आइंस का गार्ड सेल्स में दाखिल होना, ईफ्लक्स का मतलब है पोटाशियम आइंस का गार्ड सेल से निकलना। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों थ्योरीज को मैंने यहाँ टेबल की फॉर्म में जो है वो बना रखा है। जब मैं आपके लिए नोट्स बना रहा था और बुक का जो कंटेंट है उसको यूँ टेबल में कन्वर्ट कर रहा था, तो मेरे जहन में ये बात थी कि अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर नहीं लेता और सिर्फ रीडिंग करता है तो उसके लिए दोनों थ्योरीज जो हैं वो तैयार करना इंतहाई आसान हो जाए। तो मैंने डे टाइम और नाइट टाइम को कंपेयर कर दिया। डे टाइम पे ओपन होंगे, नाइट टाइम पे क्लोज होंगे। जो बात डे टाइम पे एग्जैक्ट, मैंने उसकी अपोजिट बात जो है वो नाइट टाइम में लिखी है, ताकि अगर आप एक कॉलम तैयार कर लेते हो कि डे टाइम पे कैसे ओपन होते हैं, उसी बात को अगर आप अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, तो नाइट टाइम वाला जो कॉलम है वो आप लिख सकोगे। तो मैं इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही नोट्स बनाते वक्त इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रखी है। यही चीज़ जो है वो पोटाशियम आइंस की थ्योरी के ऊपर भी है कि डे टाइम और नाइट टाइम का कंपैरिजन है। डे टाइम वाला कॉलम अगर आप याद करते हैं, एग्जैक्टली उसी बात को अपोजिट कर लो तो नाइट टाइम की बातें जो है वो बन जाएंगी। तो एक कॉलम याद करने से दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। अगर पिछले 5 सालों को देखें तो एक बार ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है
कि जो ट्रांसलोकेशन है यानी मूवमेंट ऑफ फूड है वो प्लांट्स में किस तरह से होती है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन जो है ये मूवमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल है। तो प्लांट्स में जहाँ फूड स्टोर हुई थी या जहाँ फूड प्रिपेयर हुई, वहाँ से प्रिपेयर्ड या स्टोर्ड फूड जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ की तरफ, उस तरफ जो है वो जाएगी। तो जो फूड है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है, इनऑर्गेनिक तो मिनरल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, इनऑर्गेनिक फूड तो नहीं हो सकती। फूड प्लांट्स के लिए जो है और बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड ऑर्गेनिक इन नेचर ही होगी, जिसमें CH बॉन्ड्स हैं जिनको तोड़ के तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी हासिल कर सकें। तो CH बॉन्ड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ही होंगे। तो जो प्रिपेयर्ड फूड है, ऑर्गेनिक जो सोल्यूट्स हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट है, ये मूव करता है जहाँ फूड प्रिपेयर हुई वहाँ से जहाँ फूड की ज़रूरत है, जहाँ फूड ने इस्तेमाल होना है, और इस मूवमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, वाटर की मूवमेंट में और फूड की मूवमेंट में एक बुनियादी फ़र्क है। वाटर जो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है। वाटर नीचे से, ज़मीन से, जो रूट है वहाँ से ऊपर की तरफ एरियल पार्ट्स की तरफ जाएगा, जबकि जो फूड की मूवमेंट है वो टू वे है। फूड ऊपर से यानी लीव्स से नीचे भी आ सकती है डिफरेंट पार्ट्स को देने के लिए। अब स्टेम सेल्स को चाहिए फूड, रूट सेल्स को चाहिए, तो लीव्स में फूड बनी और नीचे स्टेम और रूट सेल तक फूड पहुंचेगी। और जहाँ पे फूड स्टोर होती है, मिसाल के तौर पे रूट के अंदर फूड स्टोर हो गई है, तो अगले सीजन में रूट में जो स्टोर्ड फूड है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो याद रखिएगा, फ्लोएम के अंदर जो फूड का मूव करना है वो टू वे है, डिफरेंट डायरेक्शंस में फूड जो है वो मूव करती है। वाटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अब जो पैटर्न है या डायरेक्शन है ट्रांसलोकेशन की, मूवमेंट ऑफ फूड, बात की कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जहाँ से फूड चलेगी उस पार्ट को, उस ऑर्गन को सोर्स कहेंगे, और जहाँ जाके फूड इस्तेमाल होगी या स्टोर होगी उसको हम सिंक का नाम देंगे। तो फूड हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ जो है वो मूव करती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सोर्स पे ज़्यादा प्रेशर होता है और सिंक पे लो प्रेशर होता है, तो फूड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाती है। आगे पॉइंट भी हम ये आएगा तो वहाँ पे इस पॉइंट की भी हम दोहराई करेंगे, इसको रिपीट करेंगे। जैसे ऊपर आपको बताया स्टूडेंट्स कि जहाँ से फूड चली है वो पार्ट सोर्स कहलाएगा, और जहाँ पे फूड रुकेगी, स्टोर होगी या इस्तेमाल होगी उसको सिंक कहेंगे। और जहाँ तक लीफ के बारे में है, लीफ हमेशा जो है वो सोर्स ही हैं, लीफ कभी सिंक नहीं हो सकते, क्योंकि लीफ जो है वही तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उन्हीं में फूड प्रिपेयर हो रही है, तो हमेशा लीफ से फूड चलेगी, निकलेगी, तो लीव्स हमेशा सोर्स होंगे। लेकिन जहाँ तक बात स्टेम की है और रूट की है, तो एक सीज़न में अगर रूट या स्टेम सोर्स हैं तो अगले सीज़न में वो सिंक हो सकते हैं, या एक सीज़न में वो सिंक हैं तो अगले सीज़न में वो सोर्स हो सकते हैं। लीफ हमेशा सोर्स रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन, यहाँ से MCQ बन सकता है, अक्सर बन जाता होता है कंपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, जो फ्लोइम सैप है यानी फ्लोइम के अंदर जो फूड कंटेंट मूव कर रहा है उसमें वाटर है, और वाटर में इनसॉल्युबल कंटेंट है जिसको यहाँ पे लिखा गया 10 to 25% ड्राई मैटर। ये उस वाटर में मौजूद इनसॉल्युबल, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ, वाटर में इनसॉल्युबल जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनसॉल्युबल वाटर में जो फूड मटेरियल है, दैट इज़ द ड्राई मैटर, यहाँ पे उसको लिखा गया। और ये बाकी सारा वाटर होता है और 10 से लेकर 25% तक वो ऑर्गेनिक फूड मौजूद होती है जो इनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद है, जिसको यहाँ ड्राई मैटर का। अब उसको अगर हम लें, वो जो 10 या 25% ड्राई मैटर है, फूड है, उसको अगर हम चेक करें तो उसका फिर 90% जो है वो सक्रोज होगा। तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि प्लांट में जो फूड ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट होती है? सक्रोज। ये तो 9th में भी हम बताते हैं कि प्लांट में फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, और सक्रोज की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो बाकी 90% अगर सक्रोज है तो बाकी जो 10% है कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैकेनिज्म जो है वो ट्रांसलोकेशन का सिंपल है कि सोर्स से
जो फूड है उसको फ्लोएम में जो है वो दाखिल किया जाएगा। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको लोडिंग कहते हैं। सोर्स है जैसे कि लीव्स हैं, लीव सोर्स हैं, तो वहाँ से फ्लोएम के अंदर फूड को दाखिल किया जाएगा, सुक्रोज को, इसको लोडिंग कहेंगे, इस पर एनर्जी लगती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फिर जैसे ही फूड या सुक्रोज स्टूडेंट्स फ्लोएम के अंदर आ गया, वाटर जो है वो भी फ्लोएम में दाखिल हो जाता है। अब जाइलम और फ्लोएम साथ साथ ही तो होते हैं, तो जैसे ही वो जो शुगर्स हैं वो दाखिल हुई और शुगर्स की कंसंट्रेशन फ्लोएम में इंक्रीज़ हुई, वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें जो फ्लोएम है, फ्लोएम में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है। साथ जाइलम है, जाइलम में वाटर पोटेंशियल हाई है, तो वाटर मूव ही करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो जाइलम से वाटर जो है वो मूव कर जाएगा फ्लोएम में। जब फ्लोएम में स्टूडेंट्स वाटर आ जाएगा, दाखिल हो जाएगा, तो जहाँ लोडिंग हो रही है उसी जगह वाटर भी दाखिल हो रहा है, जिसके नतीजे में उस पॉइंट पे जहाँ लोडिंग हुई फ्लोएम के उस पॉइंट पे वाटर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। हम उस वाटर के प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और हम कहेंगे कि जहाँ लोडिंग हो रही है, सोर्स वाला जो लेवल है, सोर्स वाला जो पॉइंट है, वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। फिर उसके बाद है एक्शन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ज़्यादा है सोर्स पे, इसने करना क्या है, इसने वो जो फ्लोइंग सैप है वाटर और उसमें मौजूद जो फूड मटेरियल है उसको पुश करना है जहाँ जो वाटर प्रेशर लो है। अब सिंक के ऊपर वाटर प्रेशर लो होता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी सोर्स टू सिंक जो है वो फूड मूव कर जाती है। बात आगे बढ़ाएं, तो जहाँ सिंक में स्टूडेंट्स फूड पहुँचेगी, तो अब फ्लोइम से फूड को निकल के सिंक में दाखिल होना है, इसको अनलोडिंग ऑफ शुगर कहेंगे, और ये भी एक्टिव है, इस पे भी एटीपी कंज्यूम होती है। और जैसे ही फ्लोइम से स्टूडेंट्स शुगर्स बाहर निकल जाएंगे, सिंक में दाखिल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जो वाटर है वो भी उस पॉइंट पे जो है वो फ्लोइम से निकल जाएगा। तो डेफिनेटली जहाँ लोडिंग हो रही है वहाँ वाटर दाखिल हो रहा है तो ज़्यादा प्रेशर है, और जहाँ सिंक का जो पॉइंट है जहाँ अनलोडिंग हो रही है वहाँ वाटर फ्लोइम से निकल रहा है, लिहाजा वहाँ पे लो प्रेशर है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि वाटर जो है वो जो फूड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो मूव कर रही है, सोर्स टू सिंक मूव कर रही है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप साथ ये डायग्राम जो है लाजमी बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट होती है, खा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में लिखा हो विद डायग्राम या ना लिखा हो, आप कोशिश किया करो कि लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम अगर उस टॉपिक में है तो आप लाजमी बनाओ। इसके बाद है स्टूडेंट्स जो टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स है। इससे अब एमसीक्यू आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है इसको आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक बार रीडिंग दो, एक बार फिर रीडिंग दो, दो बार इसकी रीडिंग दोगे तो ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें सादा हैं, सिंपल हैं, और वो 9th-10th में ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। तो पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, सिंपल है कि ऑर्गेनिज्म्स का सिंपल टू कम्प्लेक्स, सिंपल से कम्प्लेक्स होना, जो प्रोसेस ऑर्गेनिज्म को सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाता है, दैट इज़ डेवलपमेंट। और जो ग्रोथ है वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ग्रोथ में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज़ और ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी मास है वो इंक्रीज़ होता है। जहाँ तक फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसको आप एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लें, और जो इसके फेजेस हैं वो 4 डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले जो है वो सेल डिवीजन होगी, यानी न्यू सेल्स फॉर्म होंगे। फिर जो न्यू सेल्स बने हैं उनकी इलांगेशन होगी, इनलार्जमेंट होगी, उनका साइज़ जो है इंक्रीज़ होगा, और साथ ही उनकी मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होगी। मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन के नतीजे में वो सेल्स जो है वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, वो अपना जो ख़ास स्ट्रक्चर गेन करना होता है वो स्ट्रक्चर रिक्वायर करते हैं, जो फंक्शन रिक्वायर करना होता है आफ्टर द डिफरेंशिएशन वो फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स कंटिन्यूस ग्रोथ। ये एक पैटर्न है। प्लांट्स और एनिमल्स की जो ग्रोथ है उसका एक बुनियादी जो है वो डिफरेंस है कि जो प्लांट्स हैं वो पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स में एक ग्रोइंग एज है, उस ग्रोइंग एज के बाद एनिमल्स जो है वो ग्रो नहीं करते। प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो पूरी लाइफ जो है वो चलती रहती है। इसको आप एक एमसीक्यू के तौर पे ले सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस ग्रोथ है। जब प्लांट में ग्रोथ के लिए टिश्यू कौन सा है, तो दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम मेरिस्टम भी कहते हैं। 9th बायोलॉजी में चैप्टर 4 में आप पढ़ के आए कि प्लांट जो टिश्यूज़ हैं 2 कैटेगरीज में आ जाते हैं, एक
टेम्परेरी या आप कह लो डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे परमानेंट टिश्यूज़। तो जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से जो बनते हैं वो परमानेंट हैं। तो उनको हम फिर आगे डिस्कस करते हैं मौके के ऊपर। तो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जिक्र कर लेते हैं। तो वही 9th वाली बात के स्टूडेंट्स, जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें पूरी बॉडी ही ग्रोथ करने के काबिल होती है, पूरी बॉडी के अंदर ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो कुछ रीजन्स तक लिमिटेड होती है। जैसे कि रूट्स की जो टिप्स हैं और जो शूट की टिप्स हैं वहाँ पे और जो जो जाइलम है और जो फ्लोएम है वहाँ पे, और जो स्टेम है या रूट है उसकी साइडें, उसकी जो लेटरल साइड है वहाँ पे, ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो हायर प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन लोअर प्लांट्स में पूरी बॉडी में ही ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि लोअर प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो ग्रोइंग पॉइंट्स जहाँ पे हायर प्लांट्स में ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ की वजह क्या है, उन ग्रोइंग पॉइंट्स पे ऐसा क्या मौजूद है। उन ग्रोइंग पॉइंट्स पे एक टिश्यू मौजूद है जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, या मेरिस्टम कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जिसमें डिवाइड होने की एबिलिटी मौजूद है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा प्लांट्स में और कोई टिश्यू जो है वो डिवाइड होने की जो एबिलिटी है वो नहीं रखता। हाँ, अगर हम केमिकली चाहें लैब में तो इंड्यूस उसको करवा सकते हैं, लेकिन नेचुरली प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही जो है वो ग्रोथ या डिवीजन जो है वो शो करते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या सेल्स ऑफ मेरिस्टम्स हैं, ये सारी ज़िंदगी यंग रहते हैं, क्योंकि जिसने डिवाइड होना है सारी ज़िंदगी वो सारी ज़िंदगी यंग रहता है। एजिंग जो है वो शुरू ही तब होती है जब डिवीजन जो है उसका नंबर डिक्रीज़ होना शुरू होता है, और अल्टीमेटली डिवीजन जब सेल की रुक जाती है तो एजिंग अपनी पीक पे जो है वो पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन जो सेल जो है वो डिवाइड होता रहता है उसके लिए एजिंग जो है वो नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी यंग रहेगा, जैसे सेल्स ऑफ मेरिस्टम्स हैं। आगे लिखा हुआ भी है क्योंकि ये पूरी लाइफ एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं। मेरिस्टम्स की हम स्टूडेंट्स बात करेंगे, लेकिन जब मेरिस्टम सेल डिवाइड करता है तो दो सेल्स बन गए, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बन गए। अब उन दोनों सेल्स को नाम दे रखे हैं, दोनों की कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है, नेम्स भी डिफरेंट है। इनको एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। एक सेल को इनिशियल सेल कहते हैं और एक सेल को डेरिवेटिव सेल कहते हैं। मेरिस्टम का एक सेल डिवाइड हुआ, दो सेल बन गए। अब दो सेल्स में से एक सेल मेरिस्टम के तौर पे ही एक्ट करेगा, लेकिन जो दूसरा सेल है वो क्या करेगा, वो मिच्योर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर वो दूसरा सेल मिच्योर और डिफ्रेंशिएट हो गया तो उसका मतलब है वो फिर मेरिस्टेमेटिक सेल तो ना रहा ना। तो उन दो सेल्स में से जो फिर सेल मेरिस्टम के तौर पे ही एक्ट करता है, मेरिस्टेमेटिक सेल के तौर पे एक्ट करता है, उसको इनिशियल सेल कहते हैं। और जो सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मिच्योर हो जाता है किसी दूसरी टाइप में, उसको डेरिवेटिव सेल कहते हैं। नीचे वाले पॉइंट्स में ये चीज़ लिखी हुई है। अब है मेरिस्टम्स की टाइप्स। तो दो मेरिस्टम्स की टाइप हैं, एक एपिकल मेरिस्टम और एक लेटरल मेरिस्टम। स्टूडेंट्स, जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल एपेक्स है, टॉप से है, तो ये टिप्स के ऊपर मौजूद होती है। रूट्स और शूट्स की जो टिप्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, एपिक्सेस हैं, वहाँ पे ये मौजूद है, इसलिए इसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम की जो सेल डिवीजन्स हैं और उसके नतीजे में सेल की जो इनलार्जमेंट है, ये सेल जो प्लांट की बॉडी है उसकी लेंथ में इजाफा करती है। यानी एपिकल मेरिस्टम के सेल जब डिवाइड होंगे तो उसके नतीजे में जो प्लांट है उसकी लेंथ में इजाफा होगा, और प्लांट की लेंथ में इजाफे को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। नीचे आ जाएगी ये बात भी। तो ये जो मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम, ये स्टूडेंट्स प्लांट में एम्ब्रियो के अंदर भी मौजूद है। जब प्लांट एम्ब्रियोनिक लेवल पे होता है उस वक्त भी एपिकल मेरिस्टम मौजूद होती है, इसलिए एपिकल मेरिस्टम को प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और एपिकल मेरिस्टम से जो टिश्यू है, जो टिश्यू बनता है, उसको प्राइमरी टिश्यू का नाम देते हैं। दूसरी जो टाइप है स्टूडेंट्स वो लेटरल मेरिस्टम है। जैसे नाम से पता चलता है लेटरल साइड को कहते हैं, तो लेटरल मेरिस्टम जो है वो लेटरल साइड्स के ऊपर मौजूद है। स्टेम की लेटरल साइड पे और रूट दोनों की लेटरल साइड पे ही जो लेटरल मेरिस्टम है ये मौजूद होती है। और लेटरल मेरिस्टम के सेल्स जब डिवाइड होंगे तो जो प्लांट है उसकी थिकनेस में इंक्रीज़ होगा, डायमीटर में इंक्रीज़ होगा, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं।
और जो लेटरल मेरिस्टम से जो टिश्यूज़ बनेंगे उनको हम नाम देंगे सेकेंडरी टिश्यूज़ का, क्योंकि जो लेटरल मेरिस्टम है ये खुद सेकेंडरी मेरिस्टम है। क्यों ये सेकेंडरी मेरिस्टम है? क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मौजूद नहीं होती, ये बाद में बनती है। लेटरल मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम से ही बनती है और जब जर्मिनेशन हो जाती है उसके बाद ये एपिकल मेरिस्टम से लेटरल मेरिस्टम बनती है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। और इससे बनने वाले जो टिश्यूज़ हैं हम उनको सेकेंडरी टिश्यूज़ का नाम देते हैं। एपिकल जो लेटरल मेरिस्टम है स्टूडेंट्स, लेटरल मेरिस्टम की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक वैस्कुलर कैम्बियम है जो कि जाइलम फ्लोएम के साथ मौजूद है, और एक कॉर्क कैम्बियम है जो बाहर बार्क वाली साइड पे मौजूद है। और एक तीसरी टाइप भी है जो कि कुछ प्लांट्स में मौजूद होती है, दैट इज़ इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम है, जो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों ही प्लांट की विड्थ में इजाफा लेके आते हैं, जबकि इंटर कैलोरी मेरिस्टम जहाँ पे मौजूद है तो इसका मकसद जो है वो रीजनरेशन होता है कि अगर प्लांट्स को रीजनरेशन की ज़रूरत है तो इंटर कैलोरी मेरिस्टम वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से रीजनरेशन हो सकती है या साइड ब्रांचेस इंटर कैलोरी मेरिस्टम से निकल सकते हैं। वैस्कुलर और कॉर्क पे मैंने बात कर ली, इंटर कैलोरी मेरिस्टम का भी मैंने बता दिया कि इससे क्या आता है स्टूडेंट्स के जो साइड ब्रांचेस हैं, जो साइड से लीव्स निकलते हैं, जो लेटरल बड्स हैं, लेटरल ब्रांचेस हैं, वो इससे निकलती हैं, या ये जिन प्लांट्स में रीजनरेशन चाहिए इंटर कैलोरी मेरिस्टम रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद है टॉपिक स्टूडेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, तो साथ साथ मैंने इसको डिस्कस कर दिया, अलग से मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस एक दो बातें करके आगे बढ़ जाऊंगा। इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के तौर पे तैयार करेंगे। प्राइमरी ग्रोथ लेंथ में इजाफा है। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है स्टूडेंट्स, और जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये थिकनेस और डायमीटर में इजाफे का नाम है, और जो लेटरल मेरिस्टम है सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टम की वजह से होती है। इसके बाद है जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, इसको भी आप एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करें। बहुत सादा सा टॉपिक है। जियोट्रॉपिज्म है कि ग्रेविटी की तरफ या ग्रेविटी के अवे जो प्लांट पार्ट्स का मूव करना है, जियोट्रॉपिज्म है। अगर वो ग्रेविटी की तरफ प्लांट की टुवर्ड्स ग्रेविटी प्लांट का बॉडी पार्ट मूव करता है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, जैसे कि रूट्स हैं डाउनवर्ड मूव करती हैं। और अगर अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लांट बॉडी का पार्ट मूव करता है तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, जैसे कि शूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूव करता है। फिर स्टूडेंट्स फोटोट्रॉपिज्म है कि लाइट सोर्स की तरफ या लाइट सोर्स से दूर प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका मूव करना। अगर कोई प्लांट का बॉडी पार्ट लाइट सोर्स की तरफ मूव करता है तो उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और जो प्लांट का पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स मूव करता है उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल शूट है जो लाइट सोर्स की तरफ मूव करता है, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल जो है वो रूट है जो अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स मूव करती है। लास्ट के ऊपर जो टॉपिक है वर्नलाइजेशन, इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के तौर पे ही तैयार करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता। स्टूडेंट्स वर्नलाइजेशन है कि फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग कैसे? बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर्स, यानी प्लांट को जब आप एक्सपोज करोगे लो टेम्परेचर से तो उसके नतीजे में प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग शुरू कर देगा, फ्लावर प्रोड्यूस करने का आगाज़ कर देगा, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। अब जो टेम्परेचर है, जैसे बताया कि वर्नलाइजेशन में जो फ्लावर्स का प्रोड्यूस होना है वो है ही लो टेम्परेचर की वजह से। अब ये लो टेम्परेचर जो है वो आप दो टाइम पे दे सकते हो। आप मैच्योर प्लांट को दे सकते हो, और मैच्योर प्लांट का जो शूट का टॉप है, शूट की जो एपेक्स है, वो इस लो टेम्परेचर को सेंस करेगी, या आप ये लो टेम्परेचर एम्ब्रियो लेवल पे भी प्लांट को दे सकते हो। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम लो टेम्परेचर वर्नलाइजेशन के लिए, वो एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता, और डिफरेंट प्लांट्स के लिए वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन अभी तक जितनी जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक एक मुनासिब लो टेम्परेचर हो सकता है, और स्पेशली जो 4 डिग्री सेल्सियस है इसको ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो देखा गया है। इन तमाम चीज़ों को आप एमसीक्यू के तौर पे
तैयार करेंगे। अक्रेंस जहाँ तक है वर्नलाइजेशन की, तो वर्नलाइजेशन जो है वो रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है बाइएनियल प्लांट्स। बाइएनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो 2 सालों में अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं, बाई 2 के लिए, एनियल ईयर के लिए। तो वो 2 सालों में जो अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं बाइएनियल प्लांट्स हैं। और बाइएनियल प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है, वर्नलाइजेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एसेंशियल है कि वो लो टेम्परेचर से उनका एक्सपोजर हो। मिसाल के तौर पे अगर आप अक्टूबर नवंबर में इनको सो करोगे तो नेक्स्ट ईयर की जो जून जुलाई है उसमें आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हो। ये हैं बाइएनियल प्लांट्स। अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर जो है वो लो हो रहा होता है, अब आप सो कर देते हो और जब वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं तो उनका एक्सपोजर फर्दर लो टेम्परेचर के साथ होता है और अल्टीमेटली दिसंबर जनवरी में ठीक ठाक लो टेम्परेचर से वो एक्सपोज होते हैं, जिसके नतीजे में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फिर सीड फार्मेशन होती है और अल्टीमेटली जो सीड्स बन जाते हैं वो फसल जो है वो पक के तैयार हो जाती है। जून जुलाई में उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि बाइएनियल आपके पास वीट है, अगर आप चाहें कि आप उन्हें फेब और मार्च में सो करें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप उनके सीड्स को कई हफ्तों तक लो टेम्परेचर से एक्सपोज करोगे। अगर आप उनको, ऊपर हमने बात की ना कि हम उनको सो कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, बजाय अक्टूबर नवंबर के हम उनको फेब मार्च में सो करना चाहें तो उसके लिए जो हम उनके सीड्स हैं उनको पहले कई हफ्तों तक लो टेम्परेचर से एक्सपोज करेंगे, फिर जाके फ्लावरिंग होगी। अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं हो सकेगी। प्लांट तो उग आएगा, सीड जर्मिनेट तो कर जाएगा, अगर आपने लो टेम्परेचर से सीड्स को एक्सपोज नहीं किया होगा जर्मिनेशन के बाद प्लांट तो बन जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। कुछ प्लांट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है लो टेम्परेचर की वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि जब तक वो लो टेम्परेचर से एक्सपोज नहीं होंगे फ्लावरिंग जो है वो मुमकिन ही नहीं होगी, तो उनके लिए वो एब्सोल्यूट है, एसेंशियल है। फिर इसके लिए जो हार्मोन है, प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन तो होती नहीं है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं, यानी हार्मोनल कंट्रोल मौजूद है प्लांट्स में। तो वर्नलाइजेशन के लिए कौन सा हार्मोन है? तो वर्नलाइजेशन के लिए जो हार्मोन है स्टूडेंट्स वो वर्नलिन हार्मोन है। और अब ये डिस्कवर हो चुका है कि वर्नलिन हार्मोन असल में जिब्रेलिन हार्मोन ही है। जिब्रेलिन पहले पता था, लेकिन साइंटिस्ट को पहले ख्याल हुआ कि जैसे ये वर्नलिन कोई नया हार्मोन होगा वर्नलाइजेशन के लिए, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च में पता चला है कि ये जिब्रेलिन ही है। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की कि क्विकली आपको तमाम टॉपिक्स जो हैं वो समझा दूं, एमसीक्यू और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद इससे नीचे वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 9, उसकी एक फुल वीडियो अपलोड करूँगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।